वेलकम दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के लिए है। 2023 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 10वीं क्लास के लिए, उससे रिलेटेड है। उसका जो गेस्ट पेपर है वो हमने यहाँ पर बनाए हैं और वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यही गेस्ट पेपर फरवरी के मार्च के एग्ज़ाम्स में आएगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इसका कुछ पार्ट आए, हो सकता है इसका बहुत सारा पार्ट आए, या हो सकता है बहुत कम पार्ट आए। कितना पार्ट आएगा ये फिक्स नहीं है, ये तय नहीं है, लेकिन एक बात मैं पक्के से कह सकता हूँ कि फॉर्मेट यही होगा। जी हाँ, 100% 10th क्लास की इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है महाराष्ट्र बोर्ड का 2023 में, उसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल यही होगा। इसी पैटर्न के ऊपर ये पेपर होगा। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, ये क्वेश्चन होता है कि सर एग्जाम्स में मार्क्स क्यों कटते हैं? हम लोग तो पूरा पूरा लिखते हैं, उसके बाद भी मार्क्स कट क्यों होते हैं? मैं आप लोगों को सिंपल सा रीज़न बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। देखिए, महाराष्ट्र बोर्ड खुद अपनी मॉडल आंसर शीट में कह रहे हैं। मॉडल आंसर शीट क्या होती है? आप लोगों को एग्जाम में जो मिलता है वो क्वेश्चन पेपर होता है, और आंसर पेपर हम लोग जो चेक करते हैं, एग्जामिनर्स लोग जो चेक करते हैं, तो आंसर पेपर की चेकिंग के लिए महाराष्ट्र बोर्ड एक मॉडल आंसर देते हैं, बराबर है। उस मॉडल आंसर पेपर में महाराष्ट्र बोर्ड खुद कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क काटने हैं। कब काटने हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, और उससे बचने के लिए किस तरह का परफेक्ट आंसर आप लोगों ने लिखना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताता हूँ कि कैसे लिखे तो मार्क्स कटेंगे, और आप लोग कैसे लिखना कि बोर्ड को मार्क देने ही पड़े। बोर्ड अगर चाहे भी तो आपके मार्क नहीं काट सकते हैं। पहले आप लोग ये देखो कि महाराष्ट्र बोर्ड मॉडल आंसर शीट में क्या कह रहे हैं, बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स कब काटने हैं। ये देखिए सामने आप लोग देख सकते हैं, मॉडल आंसर्स एंड स्कीम ऑफ मार्किंग। किसकी तरफ से है ये? महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2022 इस डेट से रिलेटेड है ये। ओके, यहाँ पर क्लास 10th का मॉडल आंसर पेपर है, और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में लिखा है mere copying of the lines of the passage should not be given full credit। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ पैसेज में से लाइंस कॉपी करके कोई स्टूडेंट अगर लिख देता है तो उसे पूरे पूरे मार्क्स नहीं देने हैं, है ना। देख सकते हैं आप लोग, should not be given full credit, यानी पूरे मार्क्स नहीं देने हैं। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर में की लाइंस सिर्फ कॉपी कर लेते हैं पैराग्राफ्स में की, तो while checking the answers based on reading skills, focus should be given on testing the sub skills of reading such as comprehending, skimming, scanning, responding, thinking etc। यानी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर एग्जामिनर्स लोगों ने मार्क्स देने के पहले ध्यान देना है। जैसे स्टूडेंट उस समझ पाए हैं कि कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें वो निकाल पाते हैं क्या, स्टूडेंट जवाब किस तरह का देते हैं, सोचते किस तरह का है, ये सारी चीज़ें सामने रखना है। और इस तरह के आंसर्स कैसे लिखना है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सिंस स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आंसर इन शॉर्ट द क्वेश्चन ऑफ द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन डज नॉट अराइज एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स। अगर स्टूडेंट्स शॉर्ट में आंसर देते हैं तो वहाँ पर ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ऐसे महाराष्ट्र बोर्ड अपने एग्जामिनर्स को कह रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों ने अच्छे से साल भर पढ़ाई किए हैं तब ये वीडियो देखकर आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाले मार्क्स ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा आप लोग पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या आप रेगुलर नहीं जा सके, या आप लोग ज़्यादा समझ नहीं पाए टीचर्स लोग क्या पढ़ा रहे हैं उसको, तब भी मेरी गारंटी है कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं और साल भर में आप एक भी दिन स्कूल नहीं जा पाए, ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, तब भी पासिंग मार्क्स तो आप लोग ले सकते हैं। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्यों इतनी मुझे श्योरिटी है, गारंटी है? क्योंकि इस वाली वीडियो में, वन शॉट वीडियो में मैंने क्या किया हूँ, फुल जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस किया हूँ, उसके क्या आंसर्स आना चाहिए, पूरे 80 मार्क के क्वेश्चन पेपर के क्या आंसर्स आना चाहिए वो बताया हूँ, और इसका रीज़न बताया हूँ कि इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर क्यों है। तो ये वाली जो वीडियो है वन शॉट है, यानी एक वीडियो के अंदर, सिंगल वीडियो के अंदर जो टोटल 80 मार्क्स का रिटन इंग्लिश का पेपर है आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड का, 10वीं क्लास का, उसकी आप लोग तैयारी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सीन पैसेज देखेंगे, अनसीन पैसेज देखेंगे, पोइट्री देखेंगे, हम लोग लेटर राइटिंग देखेंगे, हम लोग ग्रामर देखेंगे, चाहे वो 1 मार्क्स का हो या फिर आधे मार्क का क्यों नहीं होता,
हम लोग देखेंगे किस तरह से स्टोरी लिखना है, किस तरह से ट्रांसलेशन करना है, पैराग्राफ राइटिंग किस तरह से करना है। शॉर्टकट में अगर कहें तो यू विल स्टडी द एंटायर पेपर हियर विथ मी। ओके, अगर आप लोग किसी भी मीडियम से हों तब भी ये वीडियो आप लोगों से रिलेटेड है, आप लोगों के काम की है, क्योंकि मीडियम चाहे जो कोई भी हो आपका, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो लगभग सेम होता है, एक ही जैसा होता है। अब वो लोग लेटर राइटिंग में, सीन में, अनसीन में, ग्रामर में, इन चीज़ों में क्या तब्दीली करने वाला है, इनमें कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से ये शेयर करना है कि हमारा जो चैनल है JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू, यहाँ पर 10th क्लास के 2023 में होने वाले जो इंग्लिश सब्जेक्ट के एग्जाम्स है उससे रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल रखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर बताई हुई हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर जाते हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट का क्या नाम है? JEFY क्लास 10th 2023 एग्ज़ाम्स महाराष्ट्र बोर्ड, इस टाइप में कुछ नाम होगा। वहाँ पर आपको सारे ज़रूरी वीडियोज़ जो आपको 10th क्लास इंग्लिश पास करने के लिए लगेंगे वहाँ पर रखे हुए हैं, आप लोग बिल्कुल उन्हें देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स फ्रंट शीट भरने को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि 10वीं क्लास के एग्ज़ाम में पहला पेज कैसे लिखना है, बार कोड कैसे लगाना है, होलोग्राफ कैसे लगाना है, सीट नंबर इन वर्ड कैसे लिखना है, इन फिगर कैसे लिखना है, डेट कहाँ पर लिखना है, तो आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। उसके अंदर सारी चीज़ें बताया हूँ मैंने कि आप लोगों की फाइनल एग्जाम्स में जो फ्रंट शीट रहेगी उसे किस तरह से भरना है, फिलअप करना है बिना गलती किए। जब हम लोग इन्विजिलेशन करते हैं, इन्विजिलेशन करना यानी एग्जाम हॉल में निगरानी करना। ओके, वहाँ पर देखने में आता है कि इंग्लिश का पेपर एक तो स्टार्ट में होता है और बच्चे थोड़े डरे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्रंट शीट फिलअप करने में गलती कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, नसीहत करूँगा कि आप लोग मेरी वो वाली वीडियो देखें। क्या नाम है उस वीडियो का? हाउ टू फिल अप द फ्रंट शीट ऑफ SSC और HSC एग्जाम्स। वो वीडियो देखकर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि फ्रंट शीट अच्छे से किस तरह से भरना है, फिलअप करना है। ओके, आप लोगों को ये वाला पेपर मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आगे का जो पोर्शन है, यहाँ से आगे का जो पार्ट है वीडियो का, वो लैपटॉप की स्क्रीन पर हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे समझने समझाने में काफ़ी आसानी रहेगी। एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि अगर पूरी वीडियो आप लोग देखते हैं, आप लोगों को लगता है कि ये हार्ड वर्क है, वीडियो बहुत अच्छी बनी है, तो एटलीस्ट 2 से 3 जो आपके दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो के एंड में आप लोग डिसाइड कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना है या ऑफ करना है। ओके, आप लोग एंड में डिसीजन ले। मैं ये नहीं कहता कि स्टार्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो या बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। ओके, काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर कह चुका हूँ आप लोगों को। 2-3 और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वीडियो के एंड में मैं बोलूँगा, क्योंकि पेपर होने के बाद की हैं वो चीज़ें। कब की है? पेपर होने के बाद की हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग इनटू द वीडियो, लेट्स डू इट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है ठीक आप लोगों के सामने 10th क्लास की इंग्लिश का गेस्ट पेपर जो कि है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। अब जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर आपके सामने सेम ऐसे ही पेपर होगा, मतलब पैटर्न तो यही होगा, मैं क्वेश्चंस की गारंटी नहीं लेता हूँ। और सामने जो यहाँ पर मैंने डिटेल्स लिखा हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, गेस्ट पेपर लिखा है, तो वहाँ कुछ और लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि वो वाला गेस्ट पेपर नहीं रहेगा और कुछ डिटेल्स रहेगी, जैसे कि वहाँ पर डेट लिखी रहेगी। यहाँ मैंने लिखा हूँ एग्जाम्स 2023, टाइम 3 आवर्स हैं, मार्क्स 80 है, इसी से रिलेटेड वहाँ पर डिटेल्स रहेगी। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गेस्ट पेपर में एक्टिविटी शीट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये सेक्शन फर्स्ट है जो कि लैंग्वेज स्टडी का है, 10 मार्क्स के लिए है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड यानी वैसे करो जैसे कहा गया है, और आगे ब्रैकेट्स में लिखा है, पॉज में लिखा है, अटेम्प्ट एनी 4, कोई 4 करना है आपको। इसका मतलब ये है कि आपके सामने एग्जाम हॉल में 6 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस? 6, जिनमें से आपने कोई 4 करना है। और वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है वो आपको 8 मार्क्स के लिए है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। ये देखिए 1 जो है वो 2 मार्क्स के लिए है। अब 1 के अंदर ऑप्शंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर 5 ऑप्शंस है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर? कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर आपको
वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है कि ये वर्ड्स कंप्लीट नहीं है। हर वर्ड में एक लेटर मिसिंग है, लेटर यानी ABCD, इसमें से कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है। थोड़ा सा ध्यान देना है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे CLE-ER, तो डैश में क्या आएगा, थोड़ा सा सोचो। A रख सकते हैं हम लोग, B रख सकते हैं, C रखते हैं। कौन सा लेटर रखने पर ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, यहाँ पर V रख सकते हैं, क्लेवर यानी होशियार। PAS फिर डैश है, यहाँ पर या तो हम S रख सकते हैं तो पास हो जाएगा, जैसे आप 10th एग्जाम्स पास होने वाले हो, या यहाँ पर हम लोग T रख सकते हैं तो पास्ट हो जाएगा, माजी भूतकाल जो हो गया है। DOW, इसके आगे हम लोग क्या लगा सकते हैं, N लगा सकते हैं, डाउन यानी नीचे। GAIN, इसके पहले हम लोग A रख सकते हैं, अगेन। और वैसे ही यहाँ पर नंबर 5th है। आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। ये देखिए, पहले वाला क्लेवर बनेगा, दूसरे वाला पास बनेगा, तीसरे वाला जो है डाउन बनेगा, वो अगेन बनेगा। इस तरह से आप लोगों ने एग्जाम्स में लिखना है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि एग्जाम में सिर्फ यहाँ पर V मत लिख देना कि भैया V मिसिंग है तो हमने V लिख दिया, आपको पूरा वर्ड लिखना है, ठीक है। ये वाला भी मैंने करके बता दिया हूँ। देखिए 5th वाला टेस्ट बनेगा, ASTE है, इसके पहले आप लोग T अगर रखें तो। आगे देखते हैं हम लोग। 2 है, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 2 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर फर्स्ट में 4 वर्ड्स हैं, मैन, फैन, बॉय और डोर। इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से आपने अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट क्या होती है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में ये करना पड़ता है कि आप लोगों को A से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है वो पहले रखना पड़ेगा, फिर B से स्टार्ट होने वाला, फिर C से स्टार्ट होने वाला, इस तरह से आप लोगों को वर्ड्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैन, फैन, बॉय और डोर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉय को रखते हैं क्योंकि B पहले आता है, उसके बाद हम D को रखते हैं क्योंकि B के बाद D आता है, फिर फैन रखते हैं और फिर मैन रखते हैं। काफ़ी आसान था, सिंपल था। ये देखिए बॉय, डोर, फैन एंड मैन, ये 4 आ गए हैं। नीचे वाला जो सेकंड है वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर चारों वर्ड्स T से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ऐसे में क्या करना है, क्योंकि सारे के सारे जो वर्ड्स हैं T से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप एक सिंपली एक काम कर सकते हैं कि T के बाद वाला लेटर देखना है। जैसे यहाँ T के बाद I आया है, यहाँ पर R है, यहाँ पर A है और यहाँ पर L है, तो हम टॉक को सबसे पहले रखते हैं, है ना। A तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या रखते हैं हम लोग, टिल रखते हैं। अब यहाँ पर T के बाद I है और थर्ड लेटर L है, यहाँ के बाद I के बाद M है, L पहले आता है ना, TIL, L पहले आएगा और TIM, M बाद में आएगा। तो टॉक, टिल, टाइम और ट्रेन तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि T के बाद R आ रहा है, ठीक है। ये देखिए आंसर, टॉक, टिल, टाइम एंड ट्रेन। ये आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। 3 है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इन्हें पंक्चुएट करना है। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि पंक्चुएशन करना क्या होता है, मैं बता दूं, कोई सेंटेंस में अगर फुल स्टॉप नहीं है तो फुल स्टॉप देना, कोई सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो देना, डैश देना, हाइफन देना, इन्वर्टेड कॉमास देना, बस यही चीज़ें पंक्चुएट करना होती हैं। अब यहाँ पर देखो, यू विल नॉट पास द एग्जाम्स सेड द टीचर। टीचर ने कहा तुम एग्जाम्स पास नहीं होगे, ठीक है। ये किसी की कही गई बात है, ओके। तो हम क्या करते हैं, यू विल नॉट पास द एग्जाम्स, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। वाई से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वाई को तो कैपिटल करना पड़ेगा, एग्जाम्स के बाद कॉमा देंगे और सेड द टीचर। जहाँ बात कंप्लीट होती है वहाँ पर आपने फुल स्टॉप रखना है, ठीक है। जहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होता है वहाँ पर क्या आता है, फुल स्टॉप। तो सिंपली एग्जाम्स में ऐसा पंक्चुएशन कर सकते हैं आप लोग। ध्यान से देखो क्योंकि पंक्चुएशन का क्वेश्चन एग्जाम्स में आना ही आना है, 100% आना है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमास करके लिखा, यू विल नॉट पास द एग्जाम्स। डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए क्योंकि किसी की कही बात ये है, ठीक है। कॉमा देकर हमने लिखा सेड द टीचर और यहाँ पर फुल स्टॉप दिया है। सेकंड वाला अगर आप लोग सेंटेंस देखते हैं, आर यू हैप्पी नाउ,
सेड मिस मीना। इसे अगर आप लोग पंक्चुएट करते हैं तो ये भी किसी की पूछी गई बात है। आर यू हैप्पी नाउ, तो इसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं हम लोग। आर के ए को कैपिटल करते हैं, यहाँ पर कॉमा देंगे और सेड मिस मीना के बाद फुल स्टॉप देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये होगा कि आर यू हैप्पी नाउ, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क रखना पड़ेगा, है ना। इतना तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में कंप्लीट होता है तो उसके आगे हम लोग फुल स्टॉप रखते हैं। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन के आगे तो फुल स्टॉप नहीं दे सकते ना, क्वेश्चन के आगे आप लोग क्या रखते हैं, क्वेश्चन मार्क रखते हैं। दूसरी बात ये कि मीना ये किसी का नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे मीना है, इंडिया है, चाइना है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। तो मीना के एम को आप लोगों ने कैपिटल करना है और लास्ट में फुल स्टॉप रखना है। देखते हैं हम लोग आंसर। ये देखिए ठीक वैसे ही है, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ए को कैपिटल किया हमने क्योंकि यहाँ से सेंटेंस की स्टार्ट हो रही है। आर यू हैप्पी नाउ, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमास और सेड मिस मीना। मिस का एम हम लोगों ने कैपिटल किया, इसके बाद फुल स्टॉप दिया क्योंकि जनरली मिस के लिए जो एम एस लिखते हैं हम लोग वो ऐसे ही लिखा जाता है और मीना के एम को कैपिटल करके लास्ट में हमने फुल स्टॉप रखा है। ठीक है, मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस पंक्चुएशन के लिए आते हैं। किसी की कही गई बात होती है, आपने उसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है। नंबर 4 है मेक 4 वर्ड्स। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, काफ़ी जादुई क्वेश्चन होता है। एक मरतबा आप इसे सीख गए तो हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में रहेगा। क्या करना है, आप लोगों को 4 वर्ड्स बनाने हैं। लेकिन कैसे वर्ड्स बनाने हैं, मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स, यानी इनमें जो नए वर्ड्स आप बनाएंगे हर वर्ड में कम से कम 3 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड कंपार्टमेंट। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है कंपार्टमेंट, इसमें से लेटर उठाने हैं और नए वर्ड्स बनाने हैं। लेकिन शर्त एक है, कंडीशन एक है कि नए वर्ड्स जो आप लोग बनाएंगे तो उनमें कम से कम 3 लेटर होने चाहिए। आप बोलेंगे कि सर हम यहाँ से ए लेते हैं और यहाँ से टी लेते हैं, एट बना लेते हैं, ये कंपार्टमेंट में से ही लेटर लेके हमने बनाए हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जो वर्ड आप बनाएंगे मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच, उसमें कम से कम 3 लेटर होने चाहिए। 3 से ज़्यादा रहे तो चलेगा। ठीक है, तो 80 एट नहीं बना सकते आप, आपका बनाया हुआ वर्ड मिनिमम 3 लेटर्स का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना है वर्ड को, ट्रिक यही है, आप वर्ड को ध्यान से देखोगे तो आराम से बना पाओगे। जैसे COM लिया आपने और यहाँ से ई लिए, कम हो गया एक वर्ड, है ना। एक और बताता हूँ आपको, यहीं पर देखिए MEN मैन यानी ज़्यादा आदमी। ओके, एक और बताता हूँ मैं आपको, ART आर्ट, आर्ट यानी फन या कला। यहाँ पर देखिए PART पार्ट, पार्ट यानी हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। आंसर देखते हैं हम लोग। कम जो मैंने बताया था आपको, पार्ट, मैन एंड आर्ट, इस तरह से एग्जाम्स में आप लोगों ने वर्ड्स बनाने हैं। हर वर्ड बनाने पर आपको आधा मार्क मिलेगा। क्यों, क्योंकि 4 वर्ड्स बनाने हैं 2 मार्क्स के लिए। तो हर जो यहाँ पर सब क्वेश्चन है कितने मार्क के लिए है, आधे मार्क के लिए है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है। 5 राइट डाउन रिलेटेड वर्ड्स एज शोन। यहाँ पर आप लोगों को रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बीच का जो रेक्टेंगल है, जो डिब्बा है, वहाँ पर स्कूल लिखा है और ऑलरेडी एक स्कूल से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड लिखा है टीचर्स, है ना। टीचर्स किससे रिलेटेड हैं, किससे जुड़े हैं, स्कूल से। तो स्कूल से रिलेटेड और क्या वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप होमवर्क लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्कूल में क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, स्कूल में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, स्कूल में क्या होता है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, साइंस लैब है, प्लेग्राउंड है, काफ़ी कुछ आप लोग लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, तो आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। ये देखिए, क्लास, स्टूडेंट्स, प्लेग्राउंड एंड होमवर्क, चारों के 4 वर्ड्स किससे जुड़े हैं, स्कूल से जुड़े हैं। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 6 है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पर आपको वर्ड चेन कंप्लीट करना है। ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। कैसे कंप्लीट करना है, लार्ज, ये जिस लेटर पर ख़त्म हुआ उससे उसी लेटर से नया वर्ड बनाना है। फिर वो जिस पर ख़त्म होगा उसी लेटर से नया वर्ड बनाना है। फिर वो जिस पर एंड होगा उससे नया वर्ड, और वो जिस पर एंड हो उससे नया वर्ड। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए है।
और 1, 2, 3 एंड 4 4 नए वर्ड्स आपको बनाने हैं। वर्ड चेन क्यों कहा जाता है इसे? थोड़ा सा सोचो आप, चेन कैसे होती है, जंजीर कैसे होती है? उसकी एक कड़ी दूसरी कड़ी में अटकी होती है, फिर दूसरी कड़ी तीसरी में अटकी होती है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर है कि आपका जो एक वर्ड एंड होगा तो अगले वाला वर्ड उसी से स्टार्ट होगा, उसी लेटर से। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको आंसर कैसे बनेगा। पहले तो देखिए, लार्ज यानी बड़ा, ये ई पर एंड हुआ तो हमें यहाँ पर ऐसा वर्ड लिखना है जो ई से स्टार्ट हो। और ख़ास बात क्या है, ये एडजेक्टिव्स होना चाहिए। जैसे ई से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है और वो एडजेक्टिव नहीं है तो नहीं चलेगा। ई से स्टार्ट होना और एडजेक्टिव रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने लिखा इजी, एक एडजेक्टिव है। इजी वाई पर एंड हुआ तो अगले वाला येलो, ये भी एडजेक्टिव है। डब्ल्यू पे येलो एंड हुआ है तो हमने नए वर्ड को डब्ल्यू से स्टार्ट किया है। वाइल्ड, और वाइल्ड डी पर ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने डिम लिखा है। 1, 2, 3 एंड 4 4 नए वर्ड्स हम लोगों ने लिखे हैं। एग्जाम्स में भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ठीक ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ओके, नंबर 6 यहाँ पर हमारा एंड हुआ है। हम लोग आगे क्या करते हैं देखते हैं। अगले वाला है बी, डू एज डायरेक्टेड। जैसे कहा गया है वैसे करो, 2 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर देखिए 1 में है अटेम्प्ट एनी वन, या तो आपको ए करना है या फिर बी करना है। हम लोग देखते हैं कि ए क्या है। ए है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज शट अप। आपको एक फ्रेज दिया है यहाँ पर शट अप, और इसे एक सेंटेंस में यूज करना है आपने, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ऐसा सेंटेंस जिसका कुछ मीनिंग होता हो। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा सोचिए। शट अप, इसे इस्तेमाल करके आप क्या जुमला बना सकते हैं, क्या सेंटेंस बना सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, आई थिंक यू शुड शट अप नाउ। मुझे लगता है तुमने अब बकवास बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको श्योर हो कि आपका सेंटेंस सही है तो और वाली ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ए या बी में से कोई एक करना था, हम लोगों ने ए किया है। आगे देखते हैं हम लोग, बी का 1 हुआ है, 2 देखते हैं। यहाँ पर 2 में है अटेम्प्ट एनी वन, कोई एक करना है, या तो आपको ए करना है या फिर आपको बी करना है। ए में क्या है, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। नए वर्ड्स बनाने के लिए प्रीफिक्स लगाओ या सफिक्स लगाओ। जैसे कंप्लीट है, इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना है, और फॉलो है, इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना है। बी है, और बी है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे आपको कंप्लीट और फॉलो, ये 2 वर्ड्स दिए हैं, इनमें से कोई एक वर्ड लो और नया सेंटेंस बनाओ। तो हमने क्या बनाया, माई इंग्लिश नोटबुक इज कंप्लीट नाउ। ठीक है, कंप्लीट यूज करके हमने ये वाला सेंटेंस बनाया। आपको 2 में ए या बी करना था तो हमने बी किया, और बी क्या था, एनी वन, या तो कंप्लीट पर या फॉलो पर एक सेंटेंस बनाना था आपने, तो हमने लिखा माई इंग्लिश नोटबुक इज कंप्लीट नाउ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सेक्शन 2 है टेक्सचुअल पैसेजेस, 20 मार्क्स के लिए है आप लोगों को। मैं आपको बता दूं टेक्सचुअल किसे कहते हैं। देखिए, टेक्सचुअल जो आपकी टेक्स्ट बुक से आया हो, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में का कोई सबक, कोई लेसन, कोई पोइम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में दी जा रही है तो आप उसे टेक्सचुअल कहेंगे या सीन पैसेज कहेंगे। ओके, क्योंकि आपने उसे देखे हैं टेक्स्ट बुक में। अगर आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं आता है, बाहर से आता है, तो उसे आप नॉन टेक्सचुअल कहेंगे, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं आया है, या फिर आप लोग कहेंगे अनसीन पैसेज है। तो ये वाला जो सेक्शन 2 है टेक्सचुअल पैसेजेस का है, यानी आपकी टेक्स्ट बुक से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड डू द एक्टिविटीज। आपको पैसेज पढ़ना है और एक्टिविटीज करना है, 10 मार्क्स के लिए है। A1 है, पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज को पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि जब एग्जाम्स में आप लोगों के सामने पैसेज हो तो पहले पैसेज को पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस पर जाना है। ओके, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस पर जाते हैं और बाद में पैसेज पढ़ते हैं। ये गलत तरीका है। सही जो प्रोसेस है वो क्या है, पहले आप लोगों ने पैसेज को पढ़ना है। तो हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे और फिर वापस यहाँ पर आएंगे सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2A1। ओके, ये देखिए, ये है पैसेज। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। ठीक है, एंड दो ओनली 15, और मैं केवल 15 वर्ष का था, सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मगर मैं 15 साल का होने के बाद भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड था चोरी के मामले में,
और काफ़ी मैं सक्सेसफुल था, एक अच्छा चोर था, मैं कामयाब चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। और जिस टाइम मैं अनिल से मिला तब अनिल क्या कर रहा था? अनिल एक रेसलिंग का मैच देख रहा था, कुश्ती देख रहा था। When I approached him, तब मैं उसके पास गया। He was about 25, वो लगभग 25 वर्ष का था, 25 साल का था। A tall, lean fellow, एक लंबा और दुबला पतला लड़का। And he looked easygoing, kind and simple enough, और वो दिखने में कैसा लग रहा था कि ये आराम से शिकार हो जाएगा मेरा, यानी मैं इसके पैसे चोरी कर सकता हूँ। काइंड, दयालु, रहमदिल दिख रहा था वो। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और मेरा जो काम था उससे पैसे चुराने का, उसके लिए वो कैसा लग रहा था मुझे? वो काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे काम के लिए। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, पिछले कुछ दिनों से मुझे चोरी वगैरह करने नहीं मिली थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि मैं इसका भरोसा जीत सकता हूँ, अनिल का, और एक बार भरोसा जीत लिया मैंने तो फिर मैं इसके पैसे चोरी कर लूँगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। तब मैंने अनिल को कहा कि अरे यार अनिल, तुम खुद भी तो एक रेसलर दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी यानी तारीफ, थोड़ी सी तारीफ। हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में मदद करती है। समझ रहे हैं आप लोग? इस चोर ने अनिल की तारीफ क्यों की कि तुम बहुत रेसलर दिखते हो, पहलवान दिखते हो, ताकि वो उसको दोस्त बना सके, उसे भरोसे मिले और बाद में उसके पैसे चोरी करे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तब अनिल ने कहा कि यार तुम भी पहलवान दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, उसके ऐसे कहने पर मुझे कैसा लगा, थोड़ी मेरी हिम्मत ये हो गई, कम हो गई, क्योंकि मैं पहलवान नहीं था मैं। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस टाइम में मैं दुबला पतला था। ओके, ऐसा चोर कह रहा है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, ठीक है, मैंने सादगी से कहा। आई डू रेसल अ बिट, ठीक है, मैं भी कभी कभार कुश्ती लड़ लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? अनिल ने अब इस चोर को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने मैं एक नया नाम रख लेता था, कोई भी झूठा सा। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ऐसे झूठा नाम रखने से क्या होता था, पुलिस भी मुझे पकड़ नहीं पाती थी, और मैं जिसके यहाँ काम करता था और चोरी करके जाता था वो लोग भी ढूंढ नहीं पाते थे, क्योंकि मैं किसी को अपना असल नाम, एक्चुअल नेम नहीं बताता था। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पैसेज था वो ख़त्म हो गया। हमारे जो क्वेश्चंस थे वो क्या थे? सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 का ए था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। यहाँ पर A1 था हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है अनिल वॉज वॉचिंग, अनिल देख रहा था। अब देखिए ये फ़ायदा है, अगर आप लोग पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं तो काफ़ी सारे आंसर्स आपको पहले से पता चल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ के आपको पैसेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि जब ये चोर अनिल से मिला तब अनिल एक मैच देख रहा था, तो आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे? अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। सेकेंड है अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन, थोड़ी सी तारीफ मदद करती है। फ्लैटरी मदद करती है, किस चीज़ में मदद करती है? दोस्त बनाने में, है ना। वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग। सेकेंड है अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थर्ड है आई वॉज रादर, उस टाइम में मैं थोड़ा सा कैसा था? थिन था। राइटर ने क्या कहा था कि मैं उस टाइम में दुबला पतला था, थिन था। तो ये वाला सेंटेंस हम लोग यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं, आई वॉज रादर थिन, ये लिखा हम लोगों ने। और सबसे लास्ट में जो है नंबर 4, आई टुक अ न्यू नेम, मैं एक नया नाम रख लेता था हमेशा। एवरी मंथ, शायद ये होना चाहिए, ठीक है, ये देखो एवरी मंथ। इस तरह से आप लोग अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। A1 हुआ है हमारा, ठीक है। A2 देखते हैं, एक्टिविटी है। A2 में क्या करना है आप लोगों को? एक एक्टिविटी करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। ऐसी जो डायग्राम रहती है उसे आप लोग वेब डायग्राम कह सकते हैं। द राइटर वॉज, राइटर क्या था?
काफ़ी सारी चीज़ें मालूम है हम लोगों को। वो एक चोर था, वो पतला था और वो झूठा था और वो चोरी में एक्सपर्ट था, उसे एक्सपीरियंस था, है ना, वो सक्सेसफुल था। तो ऐसी चीज़ें हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ये देखिए ऐसे आंसर आएगा, द राइटर वॉज अ थीफ, ये भी सही है। 15, ये भी सही है, केवल 15 वर्ष का था वो, 15 साल का था। एक्सपीरियंस्ड, ये वाला भी लिख सकते हैं आप लोग। और रादर थिन, वो काफ़ी दुबला पतला था। तो एक्टिविटी में क्या करना होता है आप लोगों को, जो पैसेज में आप लोगों ने पढ़े वो यहाँ पर लिखना होता है। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। A3 है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम्स ऑफ। आप लोगों को पैसेज में से अपोजिट वर्ड्स ढूंढ के निकालने हैं। एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम यानी सेम वर्ड्स। अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं। देखिए सिनोनिम एस से स्टार्ट हुआ है, सेम मीनिंग वाले, है ना। सिनोनिम सेम मीनिंग वाले, सिनोनिम सेम मीनिंग वाले, और एंटोनिम्स अपोजिट। तो आपको अपोजिट देने हैं। A3 जो है 2 मार्क्स के लिए है और 4 छोटे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। छोटे क्वेश्चंस को आप लोग सब क्वेश्चंस कह सकते हैं, यानी कि हर सब क्वेश्चन यहाँ पे आधे मार्क के लिए है। पुलिस, पुलिस के हिसाब से कौन सा ऑपोजिट वर्ड पैसेज में आया था? ठीक है, हरी सिंह कौन था? ही वॉज अ थीफ, एक चोर था वो, तो आप पुलिस के आगे थीफ लिख सकते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड, जिसे कोई एक्सपीरियंस ना हो। उस लड़के ने अपने आप के बारे में क्या कहा था चोर ने, कि मैं एक्सपीरियंस्ड था। तो यहाँ पर जो नंबर 2 पर ऑप्शन है इनएक्सपीरियंस्ड, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं एक्सपीरियंस्ड। 3rd है एनिमीज, यानी दुश्मन। क्या कहा था उसने? फ्रेंड्स, है ना। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 3rd के आंसर में आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और सबसे लास्ट जो है थिक, यानी मोटा। तो चोर ने अपने आप को थिन कहा था, ये आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर A3 भी कंप्लीट हुआ है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। A4 है डू एज डायरेक्टेड, 2 मार्क्स के लिए है, जैसे कहा गया है वैसा करो। अब उसमें 1 है अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, और अ रेसलिंग मैच को अंडरलाइन किया गया है ना। मेक अ WH क्वेश्चन, अब आप लोगों ने एक WH क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। लेकिन कैसा WH क्वेश्चन बनाना है आप लोगों ने? व्हाट इज़ योर नेम ऐसे पूछ लिए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ऐसा WH क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना है टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट एज आंसर, जिसका आंसर ये वाला पार्ट हो, है ना। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। एक रेसलिंग मैच, एक रेसलिंग मैच, ये आंसर आना चाहिए, है ना। सिंपली आप लोग कैसा क्वेश्चन बना सकते हैं? व्हाट वॉज अनिल वॉचिंग, है ना। तो उसका आंसर बनेगा अ रेसलिंग मैच। ये देखिए व्हाट वॉज अनिल वॉचिंग। नंबर 2 है आई took a new name every month, हर महीने मैं एक नया नाम रख लेता था। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसकी जो पैसिव वॉइस होगी इन चारों में से कौन सी होगी? सही वाला ऑप्शन आपको चुनना है। आई took सिंपल पास्ट टेंस है। हम लोग देखते हैं नंबर 4 आएगा, नंबर 4th आएगा एक्चुअली। देखिए अ न्यू नेम वॉज टेकन, यहाँ पर इज है, ये प्रेजेंट हो जा रहा है और ये तो पैसिव है ही नहीं। और एवरी मंथ वॉज टेकन, ये भी नहीं आएगा। नंबर 4th के साथ जाते हैं हम लोग। ये देखिए आंसर है अ न्यू नेम वॉज टेकन एवरी मंथ बाय मी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। A5 है पर्सनल रिस्पॉन्स, 2 मार्क्स के लिए है। अब देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिन स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है उन्हें बताता हूँ मैं। पर्सनल यानी आपकी खुद की ओपिनियन, रिस्पॉन्स यानी आंसर, आपकी खुद की क्या ओपिनियन है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पैसेज में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसेज से एग्जामिनर्स लोग आंसर नहीं मांग रहे हैं। एग्जामिनर्स लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, वो ये कह रहे हैं। तो अपने हिसाब से इसका आंसर देना है। एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन के 50 आंसर्स हो सकते हैं। हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का एक अलग आंसर हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। डू यू थिंक थीव्स कैन बी चेंज्ड, क्या आपको लगता है कि चोर लोग जो होते हैं हम उन्हें बदल सकते हैं? एक्सप्लेन, समझाइए। अब यस या नो नहीं कह सकते आप, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए है ना। आप यस लिख देंगे तो एग्जामिनर्स लोग आप लोगों को ज़रा सी बात के लिए, यस के लिए 2 मार्क्स दे देंगे क्या? नहीं देंगे। आपको अपना आंसर कितनी लाइन्स में लिखना है? ये देखिए 3 to 4 सेंटेंसेस में लिखना है।
अच्छा सा बना के आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग? यस, आई थिंक दे कैन बी चेंज्ड। हाँ भाई, मुझे लगता है कि चोर लोगों को हम लोग बदल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे बिकम थीव्स जस्ट फॉर मनी। ज़्यादातर टाइम तो क्या होता है, चोर लोग चोर क्यों बनते हैं? पैसे के लिए बनते हैं। ज़्यादातर तो मोस्टली तो यही रीज़न होता है। इफ़ वी मैनेज टू गेट देम सम सॉर्ट ऑफ जॉब, अगर हम कामयाब हो जाए उन्हें नौकरी लगाने में, कोई काम देने में, किसी तरह का हम उनको अगर काम दे दें, ठीक है, दे कैन बी चेंज्ड, तो वो लोग बदल सकते हैं। राइट एजुकेशन कैन ऑल्सो चेंज देम कम्प्लीटली। और अगर चोर लोगों को हम सही तरीके का एजुकेशन दें, तालीम दें, तब भी हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। इस तरह का आपने आंसर लिखना है। एक और बात मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का, जैसा आपका दिल बोले आप वैसा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे आंसर लिखना जो सुनने वाले को सुनकर अच्छा लगे, ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं लिख दे सकते कि चोर कभी बदले नहीं जा सकते, उन्हें फांसी दे देनी चाहिए, शूट कर देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ऐसा आंसर देना कि एग्जामिनर्स लोग भी पढ़कर खुश हो जाएं। ये मेरा आपके लिए एक सजेशन है। आगे देखते हैं हम लोग। बी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। 10 मार्क्स के लिए है। यहाँ भी आप लोगों को एक पैसेज दिया गया है, आप लोगों ने उसे पढ़ना है और एक्टिविटीज को करना है, ठीक है। वही बात आती है कि पहले पैसेज पढ़ना है, बाद में क्वेश्चंस पर आना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है B1, इस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग पैसेज देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए पैसेज, वंस अ सर्टेन किंग हैड एन आइडिया। एक बार की बात है, एक राजा था, तो राजा के दिमाग में एक आइडिया आया। पुराने ज़माने में राजा लोगों को कोई काम वाम स्पेशल था नहीं शायद, इसीलिए अक्सर किंग्स को आइडियाज़ आते थे। इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि क्या हो अगर उसे पता चल जाए कि कोई भी काम करने का सही समय कौन सा है, ठीक है, सही टाइम कौन सा है। इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, उसे पता चल जाए कि कौन लोग सही हैं, किसकी बात सुनना चाहिए। एंड हु टू अवॉइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए, कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। He would never fail in anything that he would undertake, तो फिर वो कोई भी काम करेगा तो उसमें फेल नहीं होगा। वो इतनी सारी बातें उसे पता चल गई अगर, कौन सी बातें, सही टाइम क्या है, कौन सही लोग हैं जिनको सुनना है, किन लोगों को अवॉइड करना है, सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए, ये उसे पता करना था एक राजा को। एंड अबव ऑल, और सबसे ज़रूरी, इफ़ ही ऑलवेज न्यू वॉज द मोस्ट अंडरटेक, और उसे ये पता चल जाए कि जैसे कौन सा काम करना है, ठीक है। सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, और उसे ऐसा लगा कि वो सही सोच रहा है, उसे ये आंसर चाहिए, बिल्कुल चाहिए उसे। ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम, तब उसने क्या किया, अपनी जो सल्तनत थी, अपना जो राज्य था, उधर एक ऐलान करा दिया उसने, ठीक है, एक अनाउंसमेंट करवा दी। He would give a great reward to anyone, वो एक बड़ा सा इनाम देगा किसी को भी, who would teach him, जो उसे सिखाएगा, what the right time was for every action, कि कोई भी काम करने के लिए सही समय कौन सा है, who the most necessary people were, सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं, and how he might know the most important thing to do, और उसे कैसे पता चले कि सबसे ज़रूरी काम आज ये करना है, ठीक है। अगर कोई बंदा उसे ये बता दे तो राजा उसे काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड देगा। क्लियर, आगे देखते हैं। मैनी लर्नेड पीपल केम टू द कोर्ट, कई पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स लोग, पंडित लोग कोर्ट में आए। बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स, लेकिन सारों ने अलग अलग जवाब दिए, ठीक है। कोई ये कहता था, कोई वो कहता था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में, some said that to know the right time for every action, कुछ लोगों ने कहा कि सही समय का अगर तुम्हें पता लगाना है तो क्या करो, one must draw up in advance a table of days, months and years, तुम पहले से एक टेबल बना के रखो, उसमें महीनों के नाम होंगे, ईयर्स के नाम होंगे, डेज के नाम होंगे, and must live strictly according to it, और तुम उस टेबल के हिसाब से रहो, कैलेंडर के हिसाब से रहो कि आज मुझे ये काम करना है, कल वो काम करना है, तो ऑटोमेटिकली तुम सही दिन सही समय पर सही काम कर लोगे। अदर्स, दूसरे लोगों ने क्या किया, डिक्लेयर्ड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोरहैंड, दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं,
एडवांस में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना सही रहेगा. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम्स. लेकिन एक चीज़ है कि फालतू की जो चीज़ें हैं, आइडल यानी फालतू की, पास टाइम्स यानी जिससे हमारा टाइम पास होता है, तो पास टाइम वाली चीज़ों में मत पड़ो तुम. लोगों ने राजा को कहा वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और जो भी चल रहा है उसमें तुम अपना ध्यान दो. एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट इसेंशियल, और जो तुम्हें लगता है कि ज़रूरी है वो वाला काम तुम करो. ठीक है. Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. फिर भी दूसरों ने कहा कि भैया ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना कि सही समय कौन सा है हर काम के लिए. एंड that the king should instead have a council of wise people. और राजा ने क्या करना चाहिए, कुछ लोगों की एक टीम बना लेनी चाहिए. काउंसिल यानी मिनिस्टर लोगों का एक ग्रुप बना लेना चाहिए. ठीक है. Who would help him, जो काउंसिल, जो ग्रुप, जो टीम राजा की मदद करेगी to fix the proper time for everything, ये तय करने के लिए कि सही समय कौन सा है. ठीक है. ऐसा लोगों ने उसे ओपिनियन दिया. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर. क्वेश्चन क्या है, B1 है राइट whether the following statements are true or false. लिखो ये वाले स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत हैं. फर्स्ट है once A certain queen had an idea. एक रानी के दिमाग में एक आइडिया आया. नहीं भैया ऐसा तो नहीं हुआ था, रानी तो कहानी में है ही नहीं. ठीक है. राजा के दिमाग में ये आइडिया आया था. फर्स्ट वाले को हम करते हैं फॉल्स. ओके. आगे सेकंड, he would give a small reward. वो एक छोटा सा इनाम देगा, स्मॉल रिवॉर्ड देगा. ये तो बिल्कुल झूठ बात है. किंग ने क्या कहा था कि वो बड़ा इनाम देगा. ठीक है. तो इसे भी हम लोग करते हैं फॉल्स. थर्ड है many scholars gave many answers. कई स्कॉलर्स ने कई आंसर दिए अलग अलग. ये तो सही है, ऐसे ही हुआ था. ओके. क्योंकि जो लोग आए थे उन सब ने एक आंसर नहीं दिया था. लास्ट है there were more than one answers to the first question. फर्स्ट क्वेश्चन का किसी ने कुछ आंसर दिया था. ये भी बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है. ओके. B1 हुआ है हमारा. B2 देखते हैं हम लोग क्या है. फिर से आप लोगों को एक डायग्राम दिया है, उसे कंप्लीट करना है. अगर कहानी आपने ध्यान से पढ़े हैं, पैराग्राफ को सही से आप लोग समझ पाए हैं, तो ये चीज़ आपके बाएं हाथ का खेल है. इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू. ठीक है. अ चाइल्ड्स प्ले यानी बाएं हाथ का खेल है आप लोगों के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग. द किंग वॉन्टेड टू नो. राजा जानना चाहता था. सोचो, आप थोड़ा सा सोचो क्या जानना चाहता था. सही समय क्या है, सही लोग कौन है, किसे सुनना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए, सही करने के लिए चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें वो किंग जानना चाहता था. ऐसे लिख सकते हैं आप लोग. द राइट टाइम, द राइट पीपल, हु टू अवॉइड, किसे अवॉइड करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है. ठीक है. अगर 4 आप लोगों को रेक्टेंगल्स दिए जाते हैं तो चारों में डिटेल्स लिखना है आप लोगों ने. अगर आप 2 छोड़ देते हैं तो 1 ही मार्क मिलेगा. अगर आप 1 छोड़ देते हैं तो 1.5 मार्क्स मिलेगा. समझ रहे हैं आप लोग. 4 अगर रेक्टेंगल्स हैं तो हर रेक्टेंगल आधा मार्क कैरी करता है. B2 हुआ है हमारा. B3 देखते हैं हम लोग. गिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग. आप लोगों को पैसेज से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देना है 2 मार्क्स के लिए. फिर से 4 सब क्वेश्चंस है. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. हम उन्हें जनरली एडजेक्टिव्स कहते हैं. ऐसे वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे मैं कहूँ एप्पल, तो ये एक नाउन हो गया. लेकिन मैं कहूँ रेड एप्पल, तो रेड एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि रेड एप्पल को डिफाइन कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम. पैसा टाइम पैसेज में आया था. राइट टाइम याद है आप लोगों को. राइट टाइम. इस तरह से रिवॉर्ड. राजा कैसा रिवॉर्ड देने वाला था, छोटा रिवॉर्ड या बड़ा रिवॉर्ड, सोचिए. ग्रेट रिवॉर्ड. पीपल, कैसे लोग आए थे वहाँ पर, लर्नेड पीपल. बराबर है ना. या ऐसे ही आलतू फालतू लोगों को बुला लिया था किंग ने. नहीं, ऐसे नहीं हुआ था. वहाँ पर लर्नेड पीपल आए थे. और लास्ट में है आंसर्स. कैसे आंसर्स दिए थे लोगों ने, डिफरेंट आंसर्स. लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए थे. यहाँ पर B3 कंप्लीट हुआ है हमारा. हम लोग देखते हैं B4. ओके. डू एज डायरेक्टेड.
He would give a great reward. वो एक बड़ा इनाम देगा, बड़ा रिवॉर्ड देगा. Choose the correct question tag. सही क्वेश्चन टैग को आप लोगों ने रखना है. He would give. इसका आना चाहिए wouldn't he. ठीक है, तो क्वेश्चन टैग के लिए आप लोग क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को डबल से लिखेंगे. ये देखिए, ऐसे आंसर लिखना है आपको. He would give a great reward, wouldn't he. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. ये हमारा B4 का 1 हुआ है. ठीक है, Here are 2. ठीक, आप लोगों के सामने. He was convinced. राजा को ऐसा लगता था. ठीक है, ऐसा उसे समझ में आया था. Make it negative without changing its meaning. इस वाले सेंटेंस को नेगेटिव करना है. नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें नो आता है, नॉट आता है, नेवर आता है, नन आता है, इस तरह की चीज़ें आती है और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना है. He was convinced. आंसर लिख सकते हैं हम लोग. He was not unconvinced. इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं. यहाँ पर नॉट आ गया, मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया और इसका मीनिंग भी हम लोगों ने चेंज नहीं होने दिया. नंबर 2 यहाँ पर हुआ है. B5 है पर्सनल रिस्पॉन्स. अभी मैंने बताया था पर्सनल रिस्पॉन्स को किस तरह से आंसर करना है. 2 मार्क्स के लिए है. सजेस्ट 4 हैबिट्स ऑफ गुड फ्रेंड्स टू योर यंगर ब्रदर. आपके छोटे भाई को 4 आदतें बताओ, ऐसी आदतें, ऐसी हैबिट्स जो अच्छे लोगों में रहती हैं. ठीक है, तो 3 से 4 सेंटेंसेस में आप लोग लिख सकते हैं. ऐसे आंसर आना चाहिए आपका. गुड फ्रेंड्स आर पंक्चुअल ऑफ टाइम. अच्छे दोस्त टाइम के पंक्चुअल होते हैं. दे आर ऑनेस्ट नो मैटर व्हाट द रिजल्ट बी. और अच्छे लोग ईमानदार होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग ईमानदारी नहीं छोड़ते हैं. गुड फ्रेंड्स केयर फॉर अदर्स. अच्छे दोस्त दूसरों के लिए केयर करते हैं. गुड फ्रेंड्स नेवर काउज एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल फॉर अदर्स. और अच्छे दोस्त दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करते हैं, वो कभी दूसरों के लिए परेशानियां खड़ी नहीं करते हैं. एग्जाम्स में भी 3 से 4 लाइंस में आप लोगों ने ठीक ऐसे ही लिखना है. क्लियर. सेक्शन 3 है पोइट्री. 10 मार्क्स के लिए है. क्वेश्चन नंबर 3 का ए है रीड द फॉलोइंग स्टैंजास एंड डू द एक्टिविटीज़. 5 मार्क्स के लिए है. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पोइट्री को पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद में हम लोग आंसर्स देंगे. इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ. अगर आप कोई चीज़ को बिल्कुल करना चाहते हैं, बस करना आपने ठान लिया है, मन बना लिया है आपने, तो गो आउट एंड फाइट फॉर इट. बाहर जाना उसके लिए कोशिश करना. वर्क डे एंड नाइट फॉर इट. उसके लिए दिन रात एक कर देना. गिव अप योर टाइम एंड योर पीस. उसके लिए आप अपना टाइम निकाल रहे हैं, अपना जो सुकून है उसे बर्बाद कर रहे हैं. ठीक है. एंड योर स्लीप फॉर इट. सही समय पे आप सो नहीं रहे हो क्योंकि आपको वो चीज़ करनी है. इफ़ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम इज़ अबाउट इट. अगर आप उसी के सपने देखते हैं, अगर उसी से रिलेटेड आप स्कीम्स बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि यार मुझे वो चीज़ करनी है. ठीक है. एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट. और आपको लगता है कि अगर आपने वो काम नहीं किया, वो टारगेट नहीं अचीव किया आपने, तो आपकी लाइफ कैसी है, बेकार है, क्या रखा है फिर जीने में. आप बस वो चीज़ करना चाहते हैं. इफ़ यू ग्लैडली स्वेट फॉर. और आप खुशी खुशी उस चीज़ के लिए पसीना बहाते हो. फ्रेट फॉर का मीनिंग होगा उस चीज़ के लिए आप बेचैन हैं. एंड प्लान फॉर इट. और आप उसके लिए प्लानिंग करते हो. एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट. और आप अपना डर भी अपने दिल से निकाल देते हो कि अपोजिशन वाले दूसरे लोग क्या कहेंगे आपको, बस वो चीज़ आपको करनी है. ओके. इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग. आप अगर वो चीज़ के पीछे हो, दैट यू वॉन्ट विथ ऑल ऑफ योर कैपेसिटी. और जिसे तुम अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत के साथ करना चाहते हो. स्ट्रेंथ यानी अपने ज़ोर के साथ. एंड सगैसिटी यानी इंटेलिजेंस के साथ, होशियारी के साथ. फेथ यानी भरोसे के साथ, होप उम्मीद. एंड कॉन्फिडेंस एंड स्टर्न फॉर टेनासिटी. और कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहते हो. एंड स्टर्न फॉर टेनासिटी. इसका मतलब होगा कि आप पक्के हैं, टेनासिटी अपने इरादे में. ठीक है. क्या है अब क्वेश्चंस. यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग. वर्क. आप काम करना चाहते हो. कैसे काम करना चाहते हो. डे एंड नाइट था, याद आया आपको. मैं बताता हूँ आपको. ये देखिए वर्क डे एंड नाइट, तो इसके साथ तो ये जाएगा. आगे है गिव अप. क्या छोड़ देना. योर टाइम. गिव अप योर टाइम, ये आएगा इसके साथ में. ये देखिए गिव अप योर टाइम
उसके बाद है इफ़ यू ग्लैडली स्वेट फॉर इट, ये आया था इसके साथ में। और लास्ट में है गो आफ्टर दैट थिंग, इसके साथ आएगा विथ कैपेसिटी। आप लोग आंसर में ऐसे लिख सकते हैं वर्क डे एंड नाइट, गिव अप योर टाइम, इफ़ यू ग्लैडली स्वेट फॉर इट, गो आफ्टर दैट थिंग विथ कैपेसिटी। ये आपका परफेक्ट आंसर आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। A2 में फिर से आप लोगों को एक एक्टिविटी दी गई है और क्या लिखा है गो आफ्टर दैट थिंग विथ, यानी वो चीज़ आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, कैसे करना चाहते हो आप वो चीज़। तो हम लोगों ने पढ़े थे कि काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि फेथ के साथ, सगैसिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, ऑल ऑफ योर कैपेसिटी इसके साथ में। तो ऐसे एग्जाम्स में आप लोग लिख सकते हैं। A3 है राइट डाउन राइमिंग वर्ड्स। कफ, इसके लिए क्या राइमिंग वर्ड है, और क्रीम, इसके लिए क्या राइमिंग वर्ड है। कफ के लिए मेरे ख्याल से एनफ आया था, और क्रीम के लिए क्या आया था अभी देखते हैं हम लोग। ये देखिए कफ एनफ जा रहा है ना साथ में, कफ एनफ। और क्रीम के साथ में क्या जाएगा इट, 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 ड्रीम, ये जाना चाहिए क्रीम ड्रीम, क्रीम ड्रीम। ठीक है, एनफ एंड ड्रीम ये लिखते हैं। ये देखिए कफ एनफ, क्रीम ड्रीम, इस तरह से हम लोग राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। भी है अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम, 5 मार्क्स के लिए है। एक्चुअली क्या होता है अप्रिसिएशन, अप्रिसिएट करना यानी किसी चीज़ को समझना, उसे अच्छे से एंजॉय करना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक पोइम दी रहेगी, आपने उसे पढ़ना है और उससे रिलेटेड डिटेल लिखना है। आप लोगों ने पोइम से रिलेटेड डिटेल आप लोगों को लिखनी है। ओके, रीड द फॉलोइंग पोइम एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ इट। पोइम पढ़ो और अप्रिसिएशन लिखो with the help of the points given below। और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, उनके हिसाब से अप्रिसिएशन लिखना है। काफ़ी सिंपल रहता है। ये वाली वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको अप्रिसिएशन लिखना बिल्कुल आ जाएगा। पहले पोइम देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पोइम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। काफ़ी फेमस पोइम है इंग्लिश की, जॉन कीट्स ने इसे लिखा है। अब एग्जाम में अगर ऐसा हो कि पोइम आपको बहुत बड़ी दिखे तो पूरी पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू ट्राई टू रीड इट एंटायरली एंड टू अंडरस्टैंड इट एंटायरली, क्योंकि वहाँ पर वो पोइम के वर्ड्स और वहाँ की जो फ्रेजेस है, पोइम की जो लैंग्वेज है आपको समझ में नहीं आएगी। तो सरासरी उसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसे जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करना। अभी हमको क्या मालूम पड़ा है कि पोइम का नाम ये है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quite for us। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि सुंदर चीज़ के बारे में बात हो रही है, और सुंदर चीज़ की जो सुंदरता है वो बढ़ती रहती है और ख़त्म नहीं होती है, ऐसा कुछ पोइट कह रहे हैं। आगे और भी काफ़ी कुछ कह रहे हैं वो, आगे और भी काफ़ी कुछ कह रहे हैं, पोइट जॉन कीट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। टाइटल, आधे मार्क के लिए एग्जाम्स में आपको टाइटल लिखना है। तो इतना तो हमको पता है कि टाइटल क्या था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, है ना। इतना तो क्वेश्चन पेपर पर आप लोग देख सकते हैं कि भैया ये टाइटल है, तो टाइटल लिखकर उसके आगे वो लिख देना। अगला वाला है नेम ऑफ द पोइट, ये भी हम लोगों को लास्ट में मिल गया था जॉन कीट्स से। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बार। ये देखिए ये टाइटल लिखा है, ये ऐसे कैसे कॉपी किया हमने, और ये पोइट हैं जॉन कीट्स, इन्हें भी ऐसे कैसे कॉपी कर लिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें तो हो गई, टाइटल लिख दिया आपने, नेम ऑफ द पोइट लिख दिया। आगे राइम स्कीम क्या आएगी पोइम की, A इस तरह से लिखना है। अब देखिए राइम स्कीम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप लोगों को पोइट्री को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो चैनल पर मेरी एक वीडियो है अप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री, आप लोग उसे एक बार देखें तो आप लोगों को परमानेंटली समझ में आ जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, राइमिंग स्कीम क्या है, और काफ़ी पोइट्री से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वहाँ पर हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच बताना थी पोइम में कोई एक, तो हमने लिखा एंटीथेसिस। ओल्ड एंड यंग ये वर्ड्स आए हैं पोइम में, तो ये फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस है। ओके, थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है पोइम का, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए पोइम किससे रिलेटेड थी, सुंदर चीज़ों से रिलेटेड थी, कि सुंदर चीज़ों की सुंदरता हमेशा बाकी रहती है, ऐसा कुछ पोइट कह रहे थे, है ना। पूरी तो पढ़े नहीं हमने, लेकिन इतना हमारे समझ में आ रहा था। हम लोग लिख सकते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट ब्यूटी नेवर फेड्स।
इस पोइम का सेंट्रल आइडिया ये है कि सुंदरता कभी गायब नहीं होती, कम नहीं होती, ठीक है। इट रिमेन्स समवेयर इन आवर माइंड्स, ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहती है, ठीक है। इफ़ वी वांट वी कैन सी ब्यूटी इन मेनी थिंग्स अराउंड अस, और आगे अपने दिल से थोड़ा लिख दिया हम लोगों ने कि अगर हम लोग चाहें तो हमारे आसपास की चीज़ों में हम सुंदरता देख सकते हैं, डेली लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए क्या लिखा हमने, टाइटल, पोइट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और थीम, यही चीज़ें क्वेश्चन में थी। ये देखिए टाइटल, नेम ऑफ द पोइट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और थीम। टोटल 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम लोग। तो गाइज सेक्शन 4 देखते हैं हम लोग, नॉन टेक्सचुअल पैसेज। जैसे कि मैंने बताया था नॉन टेक्सचुअल, इसका मीनिंग होगा ये आपकी टेक्स्ट बुक के बाहर का है या ये पैराग्राफ, ये पैसेज आप लोगों के लिए अनसीन है। मार्क्स देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 15 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। तो आप लोगों ने पैसेज पढ़ना है और एक्टिविटीज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है 10 मार्क्स के लिए है। हम लोग पहले पैसेज देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पैसेज ठीक आप लोगों के सामने है। मेनी पीपल बिलीव दैट लैंग्वेज इज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। कई लोग ये मानते हैं कि लैंग्वेज जो है ये असल में गॉड ने हमें एक गिफ्ट दी है, ठीक है। हम लोगों ने इसे नहीं बनाया है, बल्कि ये एक गिफ्ट है, बनी बनाई हम लोगों को मिली है। Others think that old people invented it. कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि पुराने लोगों ने इसे इन्वेंट किया था, लैंग्वेज को बनाया था, ये कोई गिफ्ट नहीं है, हम लोगों ने बनाए हैं। There are certain people who believe, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो विश्वास रखते हैं that language was copied from animals, कि लैंग्वेज हम लोगों ने कॉपी किए हैं। किससे कॉपी किए हैं? एनिमल्स से कॉपी किए हैं हम लोगों ने। Some say that language came because of emotions. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लैंग्वेज कैसी इन्वेंट हुई है, कैसी बनी है, हमारे इमोशंस की वजह से बनी है। लैंग्वेज कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो लैंग्वेज कैसी हो सकती है? वर्बल हो सकती है, जो बोली जाती है, ठीक है। जैसे कम हियर, ये वर्बल लैंग्वेज है। गो देयर, ये वर्बल लैंग्वेज है। और नॉन वर्बल लैंग्वेज कैसी होती है? जैसे हाथ के इशारे से आपने किसी को बुलाया, तो वो वाला जो कम्युनिकेशन है वो है नॉन वर्बल। ह्यूमन्स वुड राइट ऑन केव वॉल्स एंड एनिमल स्किन्स। तो पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, ह्यूमन्स लोग, इंसान लोग क्या करते थे? लिखा करते थे। अब लिखने के लिए कंप्यूटर्स तो थे नहीं उनके पास में, तो डेड एनिमल्स की जो स्किन होती थी उस पर लिखते थे, या फिर जो गार में वो लोग रहते थे, केव यानी गार, उस केव में दीवारों पर वो लोग लिखा करते थे, ठीक है। Those people could invent a language in a very long time. तो वो लोग लैंग्वेज को कितने दिन में बना पाए? 8 दिन में बना लिए थे क्या? नहीं, काफ़ी लंबा टाइम लगा था उन लोगों को लैंग्वेज को बनाने के लिए। It was a very slow process and many people must have participated in it. तो लैंग्वेज को बनाना बहुत स्लो प्रोसीजर रहा होगा, ठीक है, और कई लोगों ने मिलकर लैंग्वेज को बनाया होगा। रिमेंबर, याद रखो, इट्स नॉट जस्ट अस ह्यूमंस हु कैन यूज लैंग्वेजेस। ये सिर्फ हम इंसान लोग ही अकेले ऐसे जीव नहीं है, ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो कि लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो यूज लैंग्वेजेस, जानवर भी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, बट दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस एवरी सिंगल आइडिया यूजिंग देयर लैंग्वेज। लेकिन एनिमल्स के पास इतने सारे वर्ड्स नहीं होते कि वो अपने सारे आइडियाज़ को, थॉट्स को वर्ड्स में बयान कर सके, कह सके, ठीक है। लिमिटेड लैंग्वेज है उनकी। ऑल्दो दे कैन एक्सप्रेस अ फ्यू थिंग्स लाइक एंगर, लव, अफेक्शन, हंगर एंड सच थिंग्स यूजिंग लैंग्वेज। हाँ, एनिमल लोग क्या कर सकते हैं? वो अपना जो एंगर है वो बता सकते हैं उनकी लैंग्वेज में। लव है, अफेक्शन यानी प्यार जता सकते हैं, उनको भूख लगी तो कुछ बोल सकते हैं वो, और इस तरह की कुछ चीज़ें। रिसर्चर्स से दैट ह्यूमन ब्रेन हैड अ स्पेशल पार्ट फॉर लैंग्वेज। रिसर्चर लोग, खोजी लोग तो ये भी कहते हैं कि ह्यूमंस के पास ऐसा ब्रेन था, इस तरह का ब्रेन था जिसमें एक पार्ट था जो लैंग्वेज को बना सका। लिंग्विस्ट्स कीप पुटिंग फॉर्थ वेरियस थियरीज।
और जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग अलग अलग तरह की बातें हमारे सामने रखते हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। एक्सपर्ट्स से दैट लैंग्वेजेस आर ऑल्सो डेड एंड अलाइव। एक्सपर्ट लोग तो ये भी कहते हैं कि जैसे लैंग्वेजेस भी डेड होती हैं, मर जाती हैं, और अलाइव होती हैं यानी जिंदा रहती हैं, जीवित रहती हैं। लैंग्वेजेस आर ऑल्सो मॉडर्न एंड न्यू, और कुछ लोग मानते हैं कि लैंग्वेजेस मॉडर्न भी रहती हैं और न्यू भी रहती हैं। जनरली लैंग्वेजेस हैव 4 एस्पेक्ट्स। आमतौर पर देखा जाए तो एक लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। दे आर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये 4 एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इन ऑर्डर टू मास्टर एनी लैंग्वेज, और आपको अगर किसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना है, यू नीड टू फोकस ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। तो आपको ये चारों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पर। A1 है कंप्लीट द फॉलोइंग। लैंग्वेजेस आर, लैंग्वेजेस कैसी होती हैं? पैसेज में हमें बताया गया था, डेड होती हैं, अलाइव होती हैं, और वो होती हैं पुरानी, वो होती हैं नई। आंसर देखते हैं हम लोग, आंसर क्या है। ये देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, लैंग्वेजेस आर डेड, अलाइव, मॉडर्न एंड न्यू। कहाँ से मिला हमें ये आंसर? पैसेज में लिखा था। ओके, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है मॉडर्न, न्यू, डेड एंड अलाइव, इस तरह से। अगले वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर लिखा है पीपल थिंक ऑफ लैंग्वेज। ये लोग लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते हैं? लैंग्वेज कहाँ से आई, कैसे बनी लैंग्वेज? तो कुछ लोग क्या मानते हैं? गॉड ने गिफ्ट दी है, बराबर है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं नहीं, हमारे जो एंशिएंट लोग थे उन्होंने बनाई है। कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल्स को कॉपी करके आई है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। वो सब चीज़ आंसर में लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं केम बिकॉज ऑफ इमोशंस, इमोशंस की वजह से लैंग्वेज आई है। कॉपीड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमने कॉपी की है। ओल्ड पीपल इन्वेंटेड इट, पुराने लोगों ने इसे इन्वेंट किया था। अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, और कुछ लोग मानते हैं कि ये ऊपर वाले का हमारे लिए गिफ्ट है। A2 हुआ है हमारा, जो कि 2 मार्क्स के लिए था, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन A3 है, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी जगह पर आपको एक सिंगल वर्ड बोलना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रिलेटेड टू वर्ड्स, वर्ड्स से जुड़ा, उसे वर्बल कहते हैं, है ना। वर्बल पैसेज में आया था, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वर्बल। बी है मेक समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज़ को बिल्कुल पहली बार में बनाना, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या करना? उसको इन्वेंट करना, है ना, इन्वेंट। ये भी पैसेज में आया था, बी में लिख सकते हैं हम लोग। ओके, सी है हु इन्वेंट न्यू थिंग्स, जो लोग नई चीज़ों की खोज करते हैं, ठीक है, नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। साइंटिस्ट्स, लेकिन साइंटिस्ट तो हमारे पैसेज में नहीं था। हमारे पैसेज में एक वर्ड था रिसर्चर्स, वो लिख सकते हैं हम लोग। और लास्ट वाला है एक्सपर्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ऐसा बंदा जो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट कहते हैं, लिंग्विस्ट। पैसेज में आया था ये, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। ये देखिए, ये रहा लिंग्विस्ट्स, यानी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिंग्विस्ट्स। आगे A4 है डू एज डायरेक्टेड। लैंग्वेजेस आर डेड एंड अलाइव, लैंग्वेजेस डेड होती हैं और अलाइव होती हैं। रीराइट यूजिंग एज वेल एज, इस सेंटेंस में एज वेल एज करके आप लोगों ने लिखना है। सिंपल सा आंसर होगा लैंग्वेजेस आर डेड, एंड की जगह पर आप एज वेल एज रखेंगे। लैंग्वेजेस आर डेड एज वेल एज अलाइव, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। Many people believe that language is a gift from the God. कई लोगों का मानना है कि लैंग्वेज ऊपर वाले की तरफ से एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। Choose the correct past continuous tense from the following. इसका past continuous क्या बनेगा? ये वाले सेंटेंस का past continuous क्या बनेगा? देखिए, सही जो आंसर है वो होना चाहिए Many people were believing that language is a gift from the God. C वाला जो आंसर है वो करेक्ट है, वो आना चाहिए। ये देखिए, सी लिखा हम लोगों ने यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं। A5 है पर्सनल रिस्पॉन्स। व्हाट ऑल वुड यू डू? व्हाट ऑल यानी क्या क्या, क्या क्या करोगे आप? टू लर्न
इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो क्या क्या करोगे आप? एक्सप्लेन इन 3 to 4 सेंटेंसेस। 3 से 4 सेंटेंसेस में आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, बताना है। देखिए ऐसे आंसर लिख सकते हैं आप लोग। आई वुड फोकस ऑन लिसनिंग एज मच एज पॉसिबल। मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा सुनने पर, इतना ध्यान दूंगा जितना पॉसिबल हो। वेन एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, जब कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले, आई वुड स्पीक इट विथ अदर्स, तो मैं ये लैंग्वेज दूसरों के साथ बोलूँगा। आई वुड रीड एंड राइट इट, मैं पढ़ूँगा, लिखूँगा इसे। आई वुड वॉच सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड लिसन टू सम इंग्लिश ऑडियो, और मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ देखूँगा और इंग्लिश का जो ऑडियो होता है मैं उसे कहीं ना कहीं पर सुनूँगा। याद रखें पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप 2 मार्क्स के लिए होता है, तो कम से कम 4 लाइन तो आप लोगों ने लिखनी है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। बी है समरी राइटिंग। रीड द अबव पैसेज एंड राइट द समरी ऑफ इट। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। 5 मार्क्स के लिए समरी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ समरी किसे कहते हैं। समरी को हिंदी में कहते हैं सारांश और उर्दू में कहते हैं खुलासा। क्या होता है, एक पैसेज अगर आप लोगों को 30 लाइन्स का है, 30 लाइन्स का, तो आप लोग उसकी समरी 10 लाइन्स में लिख सकते हैं। ये सिंपल सा रूल है, यानी एक्चुअल जो पैसेज है उसका 1/3 लिखना होता है आपको। कितना? 1/3। मान लो एक्चुअल पैसेज 18 लाइन्स का है, 18 लाइन्स का, तो आप लोग उसकी जो समरी लिखेंगे वो 6 लाइन्स में लिखेंगे, क्योंकि 18 लाइन्स का जो 1/3 होता है वो क्या होता है? 6 लाइन्स है। दूसरी बात है कि ध्यान रखना है कि इसको एक टाइटल देना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, तो एक अच्छा सा नाम देना है अपनी समरी को। और जो ओरिजिनल पैसेज में चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ से सेंटेंसेस कॉपी करके नहीं लाना है आपको, उस पर मार्क्स नहीं मिलते हैं, उस पर तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। आपने ओरिजिनल पैसेज को पढ़ना है और अपने वर्ड्स में समरी क्रिएट करना है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पैसेज है लैंग्वेजेस का, हम लोगों ने पढ़े हैं, हम लोगों ने इसे समझे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी समरी लिखते हैं एक बढ़िया सी, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले हमने नाम दिया लैंग्वेज। ऐसा क्यों नाम दिया हमने? मोबाइल्स क्यों नहीं नाम दिया? क्योंकि ये पैसेज मोबाइल से जुड़ा नहीं है, ये पैसेज लैंग्वेज से जुड़ा है। तो जो भी आपका पैसेज हो उससे रिलेटेड आप लोगों ने नाम देना है। देयर आर डिफरेंट थियरीज एज फार एज द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज कंसर्न्ड। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं जहाँ तक के लैंग्वेज के बनने का सवाल है। ठीक है, लैंग्वेजेस कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। और लैंग्वेजेस कैसी हो सकती हैं? वर्बल हो सकती हैं और नॉन वर्बल। इन अ लॉन्ग टाइम लैंग्वेज कुड बी इन्वेंटेड। काफ़ी लंबे टाइम में लैंग्वेज बन पाई है। आउट ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स ओनली ह्यूमंस कैन यूज सो डिटेल्ड अ लैंग्वेज। सिर्फ इंसान ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स में से जो इतनी डिटेल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस कैन बी डेड, अलाइव, मॉडर्न एंड न्यू। लैंग्वेजेस ये सब हो सकती हैं, डेड हो सकती हैं, अलाइव हो सकती हैं, मॉडर्न हो सकती हैं और न्यू हो सकती हैं। टू लर्न अ लैंग्वेज फोकस रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, दीज 4 एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको चारों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओके, एक बढ़िया सी समरी यहाँ पर हम लोगों ने लिखे हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेक्शन 5 है राइटिंग स्किल, 20 मार्क्स के लिए है। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है, लेटर लिखना है, स्टोरी लिखनी है, ठीक है, तो या पैराग्राफ लिखना है आप लोगों को, तो इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर काफ़ी सारी कंटेंट है। आप हमारे चैनल पर जाएं, जेफी जावेद इंग्लिश फॉर यू, और वहाँ पर आप लोगों को एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, महाराष्ट्र बोर्ड 10th क्लास इंग्लिश एग्जाम्स 2023। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। क्वेश्चन 5 का ए है लेटर राइटिंग। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए है, A1 और A2। 2 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 2 लेटर्स हैं, आपको कोई एक लिखना है, तो हम लोग आप A1 वाला लिख देते हैं। ठीक है, क्या है A1 में? इमेजिन यू आर रविश देसाई। मान लो आप रविश देसाई हैं। रीड द फॉलोइंग एंड राइट डाउन एनी 1 लेटर। तो फिर नीचे दिया हुआ ये पढ़ो और कोई एक लेटर लिखो। हम लोग A1 वाला लिखते हैं। ओके, इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो हमारे दोस्त को, वो रिलेटिव्स को लिखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं हम लोग।
राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड माजिद, अपने दोस्त माजिद के नाम एक लेटर लिखो, टेलिंग हिम द बेनिफिट्स ऑफ जिम, और उसे जिम के फ़ायदे बताओ। यूज़ द पॉइंट्स गिवन इन द बॉक्स, और यहाँ पर बॉक्स में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो अपने माजिद दोस्त को बताओ। कीप्स यू फिट फिजिकली, आपको जिम फिजिकली फिट रखता है। कीप्स यू फिट मेंटली, गुड हैबिट, जिम जाना अच्छी आदत है। मसल ग्रोथ, जिम जाने से हमारे मसल्स बनते हैं। गुड फॉर बोन्स, हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स, और जिम करने के काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स रहते हैं, कई साल भी हो गए तब आपकी जो है तो हालत अच्छी बनी हुई रहती है। ठीक है, लेटर की स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताता हूँ कि सारी चीज़ें लेफ़्ट मार्जिन से आएगी, ये वाली लेफ़्ट मार्जिन से। ओके, राइट साइड में इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, हमने ऊपर एक इमेजिनरी एड्रेस लिखा हमारा, रविश देसाई 5 पीस रेसिडेंसी, जालान नगर, औरंगाबाद 431001, और लास्ट में लिखा 1 नवंबर 2022। सबसे पहले जब भी आप लेटर लिखो तो लेटर में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ सेंडर्स एड्रेस आता है। सेंडर्स एड्रेस यानी लेटर भेजने वाले का पता। ओके, सिस्टमेटिक लिखना है, और सेंडर्स एड्रेस की जो लास्ट लाइन होती है वो डेट होती है, याद रहेगा। और ये नाम कहाँ से मिल गया हमें, रविश देसाई, ये क्वेश्चन से मिला है ना। उसके बाद लिखे हमने डियर माजिद। माजिद क्यों? क्योंकि क्वेश्चन था कि अपने दोस्त माजिद को एक लेटर लिखो। यहाँ तक ठीक है। आगे सैल्यूटेशन लिखेंगे, मतलब लिखा हम लोगों ने डियर माजिद, तब लिख रहे हैं हम लोग आई एम अ लिटिल वरीड हियर रिगार्डिंग योर पुअर हेल्थ, यहाँ पर मैं फिक्रमंद हूँ, परेशान हूँ, तुम्हारी हेल्थ के बारे में मुझे चिंता है, मुझे फिक्र है। ओके, यू हैव बीन फोकसिंग ऑन स्टडीज अ लॉट, आप अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे हो माजिद। लिसन, व्हाई डोंट यू स्पेयर सम टाइम एंड ज्वाइन जिम, तो तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि थोड़ा सा टाइम निकालो और जिम ज्वाइन कर लो। देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टू जिम, कई फ़ायदे हैं जिम जाने के, तो बिल्कुल तुम एक जिम ज्वाइन कर लो और जिम जाओ। ओके, अब देखो जो हमें पॉइंट्स बताए गए थे वो आगे डेवलप करके लिखे हम लोगों ने। इट कीप्स अस फिट फिजिकली, ये हमें फिजिकली फिट रखता है। इट ऑल्सो कीप्स अस फिट मेंटली, और मेंटली भी जिम हमें अच्छा रखता है। ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल हैबिट, ये बढ़िया सी आदत है एक। इट हेल्प्स इन मसल ग्रोथ, और हमारी मसल्स ग्रोथ में ये हेल्प करता है। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि अगर लेटर में 6 पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर लेटर लिखना है, तो हर पॉइंट पर आप लोग 4-4, 5-5 लाइन्स नहीं लिखेंगे, वैसे तो लेटर बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने एक पॉइंट पर एक लाइन लिखना है सरासरी। ओके, यू वॉन्ट बिलीव इट बट इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर बोन्स, कि माजिद तुम्हें यकीन नहीं आएगा बट हमारी बोन्स के लिए भी जिम काफ़ी फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, गोइंग टू जिम, जिम जाने से हैज़ लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी पर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स रहते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। सो लिसन टू मी एंड ज्वाइन जिम टुडे, तो मेरी बात मानो और जिम ज्वाइन करो। आई होप यू डू, रेस्ट इज़ ओके, ये वाला सेंटेंस देखिए आप लोग हमेशा लिख सकते हैं, रेस्ट इज़ ओके। जब आप लेटर लिखने के एंड पर आते हैं तब लिखते हैं आपके और बस बाकी बढ़िया है सब, बाकी सब ठीक है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, रेस्ट इज़ ओके। योर फ्रेंड रविश देसाई, और रविश देसाई लेटर लिखने वाले हैं। इस तरह से आप लोग एग्जाम में लेटर लिखेंगे, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, 5 मार्क्स के हिसाब से ये एक परफेक्ट लेटर है। ओके, अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। B1 और B2 5 मार्क्स के लिए कोई एक करना है। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, डायलॉग राइटिंग और ड्राफ्टिंग अ स्पीच, या तो आपको B1 डायलॉग राइटिंग करना है या आपको एक स्पीच लिखना है। अगर आप मेरी माने तो एग्जाम्स में स्पीच लिखना, ठीक है। डायलॉग राइटिंग टाइम कंज्यूमिंग है, स्पीच ऐसा है आप लोग आराम से लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर स्पीच लिखते हैं, किस टॉपिक पर लिखना है। इमेजिन देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोग्राम ऑन ट्री प्लांटेशन इन योर स्कूल, मान लो आपके स्कूल में एक प्रोग्राम होने वाला है, प्रोग्राम का नाम है ट्री प्लांटेशन, शजरकारी या पेड़ लगाने का प्रोग्राम है। ड्राफ्ट अ स्पीच यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो ये वाले पॉइंट्स पढ़ो और एक बढ़िया सी स्पीच बनाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, हार्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने के क्या नुकसान है। व्हाट वी कैन डू, हम पेड़ों के लिए क्या कर सकते हैं। सेव ट्रीज, और स्पीच में ये कहो कि पेड़ बचाने हैं, ठीक है। अब स्पीच से रिलेटेड 2-3 बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
स्पीच की एक स्टार्ट होती है, एक मिडल होता है और एक एंड होता है। स्पीच की स्टार्ट में आप क्या कहते हैं? रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, गेस्ट्स, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। स्पीच की ऐसे शुरुआत होती है। अपनी स्पीच को 2-1 पैराग्राफ्स में बांट देना और स्पीच का जहाँ पर एंड आता है वहाँ पर आपने कहना है कि मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, अब मैं अपनी जगह लेता हूँ, ठीक है, जय हिंद, इस टाइप की बातें करके स्पीच एंड की जाती है। हम लोग देखते हैं कैसी स्पीच है। ये रही आपके सामने हमारी स्पीच। हमने लिखा, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, गेस्ट्स, टीचर्स एंड डियर ऑडियंस, टुडे वी आर हियर फॉर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम इन आवर स्कूल। है ना, क्वेश्चन में था ना क्या आपके स्कूल में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है, तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने कि हमारे पास में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, रिमेंबर ट्रीज आर वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी थिंग्स फॉर आवर लाइव्स। याद रखो, हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक ट्रीज हैं। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, डिफॉरेस्टेशन हैज़ डन अ लॉट डैमेज फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट। तो पिछले कुछ सालों में हमारा जो सुंदर सा प्लैनेट है अर्थ, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी लोगों ने पेड़ काट दिए हैं। वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस प्लैनेट गेटिंग डैमेज्ड। और हम क्या कर रहे हैं, इस प्लैनेट को नुकसान हो रहा है और हम लोग बस देख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पैराग्राफ बना के लिखा हम लोगों ने, वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज व्हेनेवर एंड वेरेवर इट इज़ पॉसिबल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खामोशी से तमाशा देखने के बजाय हम लोग प्लांट कर सकते हैं ट्रीज़ को। ठीक है, जहाँ भी हो, जितने भी हो ट्रीज़ हम प्लांट करें। अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड ऑल्सो सेव ट्रीज़। इसके अलावा हमने पेड़ बचाने भी चाहिए। कहीं कोई पेड़ बिला वजह काटा जा रहा है तो हम वहाँ जाकर उस पेड़ की कटाई को रोक सकते हैं। ओके, रिमेंबर सेविंग ट्रीज विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट। याद रखो, पेड़ों को कटने से बचाने से भी काफ़ी मदद मिलेगी। सो लेट अस प्रॉमिस टुडे दैट वी वोंट लेट एनी हार्म हैपन टू ट्रीज। तो आज हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम पेड़ों को आज के बाद कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। स्पीकिंग दिस मच, आई थैंक यू एंड टेक माई सीट बैक। इतना कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस तरह से आप स्पीच को एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन 6 है ए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर देखिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र क्या होता है। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, अगर वो टेबल की शक्ल में है तो आपने पैराग्राफ में लिखना है, अगर पैराग्राफ है तो उसे चार्ट में लिखना है, चार्ट है तो टेबल में लिखना है। यानी दी गई इन्फॉर्मेशन किसी एक फॉर्मेट में है तो आपने उसे किसी दूसरे फॉर्मेट में ला करके रखना है। ओके, 5 मार्क्स के लिए है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं A1 और A2। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक करना है आपने। A1 क्या है, नॉन वर्बल टू वर्बल। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन एंड राइट 2 पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन इट। तो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे पढ़ो और कितने पैराग्राफ्स लिखना है आप लोगों ने, 2 पैराग्राफ्स यहाँ पर लिखने हैं। सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल, और एक बढ़िया सा टाइटल देना है। ओके, 2 पैराग्राफ इंफॉर्मेशन पढ़कर और एक बढ़िया टाइटल। आंसर लिखते हैं हम लोग। किस बारे में लिखना है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है मोबाइल एडवांटेजेस, कि मोबाइल का फ़ायदा ये है कि आप बात कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, सेंडिंग मनी, पैसे भेज सकते हैं, एंटरटेनमेंट, और इस पर एंटरटेनमेंट होता है, और पढ़ाई कर सकते हैं आप। नुकसान क्या है मोबाइल के, अननेसेसरी स्टफ़, काफ़ी गैर ज़रूरी चीज़ें मोबाइल से इंसान करता है। गेम्स, बिलावजह लोग गेम खेलते रहते हैं। इम्प्रॉपर कंटेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, वो चीज़ें मोबाइल पर वो देखते हैं। हार्मफुल फॉर आइज़, हमारी आँखों को इससे नुकसान होता है। वेस्टेज ऑफ टाइम, और मोबाइल में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने एक बढ़िया सा टाइटल दिया है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल्स। हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि मोबाइल के फ़ायदे, क्योंकि हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें मोबाइल के फ़ायदे तो है लेकिन नुकसान भी है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया है कि मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 2 पैराग्राफ्स हैं। यहाँ पर पहले वाला पैराग्राफ एंड हुआ है, यहाँ पर दूसरे वाला पैरा एंड हुआ है। क्या लिखा हम लोगों ने, मोबाइल्स आर एन अमेजिंग एंड हेल्पफुल इन्वेंशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है हम लोगों ने कि मोबाइल काफ़ी अमेजिंग इन्वेंशन है, काफ़ी बढ़िया सी जो है सो खोज है।
दे हैव वेरियस एडवांटेजेस सच एज, मोबाइल के कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि वी कैन टॉक यूजिंग मोबाइल्स, हम मोबाइल्स यूज़ करके बात कर सकते हैं। वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस यूजिंग मोबाइल्स, हम मोबाइल्स को यूज़ करके मैसेजेस भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। वी आर एबल टू सेंड एंड रिसीव मनी ईजिली बिकॉज ऑफ इट, हम पैसे भेज सकते हैं मोबाइल से, पैसे रिसीव कर सकते हैं, काफ़ी आसान सा काम है ये। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और मोबाइल एंटरटेनमेंट का काफ़ी अच्छा सोर्स है। स्टूडेंट्स कैन स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस मैजिकल डिवाइस, इस जादुई चीज़ पर यानी कि मोबाइल पर स्टूडेंट्स कई सारे चीज़ों की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ फ़ायदे हो गए, आगे लिख रहे हैं हम लोग, मोबाइल्स हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल, कुछ नुकसान भी हैं मोबाइल्स के। द डिसएडवांटेजेस आर देयर इज़ अ लॉट ऑफ अननेसेसरी स्टफ ऑन द इंटरनेट एंड पीपल वॉच इट यूजिंग मोबाइल्स, इंटरनेट पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कुछ काम की नहीं है, फालतू हैं, लोग बिला वजह उसे देखते रहते हैं, तो ये मोबाइल का नुकसान है। Kids keep playing games which do not have any specific benefit, बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं, ऐसे गेम्स जिनका कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, सिर्फ वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। There is content which is improper for children, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट पर सही नहीं है, बच्चे वो देखते हैं। Using mobiles for a long time can harm our eyes, घंटों तक मोबाइल देखने से हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। It also wastes time, इससे हमारा टाइम भी जाता है। So it is advantages as well as disadvantages for us, और आखिरी में हमने क्या लिखा कि मोबाइल एक फ़ायदे की भी चीज़ है और उसके नुकसान भी है, यानी कोई एक नतीजे पर नहीं गए हम लोग, हमने दोनों बातें पैराग्राफ के अंदर, पैसेज के अंदर बता दी है। क्लियर, इस तरह का आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। बी है एक्सपैंड द थीम, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दी हुई होती है, जैसे कि यहाँ पर न्यूज़ है या ये वाली स्टोरी है और उसे बढ़ाना है, एक्सपैंड करना यानी बढ़ाना, 5 मार्क्स के लिए है। न्यूज़ को छोड़ देना एग्जाम्स में, ठीक है, उसके बजाय स्टोरी लिखना, B2 करते हैं हम लोग। और देख रहे हैं आप, या तो B1 करना है या B2 करना है। डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन बिगिनिंग, यहाँ पर आप लोगों को एक कहानी की शुरुआत दी हुई है, वो शुरुआत पढ़ो और कहानी को पूरी करो। ये पूरी कहानी नहीं है, इनकम्प्लीट स्टोरी है। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, और एक बढ़िया सा कहानी को नाम भी देना है, ठीक है। कैसी कहानी है? रवि वॉज द सन ऑफ अ कारपेंटर, रवि एक कारपेंटर का बेटा था। ही वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, और वो एक गरीब परिवार से था। दैट डे ही लॉस्ट हिज स्कूल फी 500 रुपीज़ इन द बस, तो उस दिन क्या हुआ कि बस में वो ट्रैवल कर रहा था और उसने अपने 500 रुपये गंवा दिए, उसके हाथ से कहीं गिर गए। He was sitting silently in the class then, और वो क्लास में शांति से, सुकून से, खामोशी से बैठा हुआ था कि यार अब तो फीस खो गई है, अब क्या करना। तभी क्या हुआ, अब हम लोग इसी की मदद से आंसर लिखते हैं। ये लिखिए, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल दिया कहानी का, फ्रेंड्स इन नीड आर फ्रेंड्स इंडीड, जो हमारे ज़रूरत में काम आए वही हमारे सही दोस्त होते हैं, ठीक है, इस तरह का टाइटल दे सकते हैं आप लोग। और क्वेश्चन वाला पार्ट ये लिखा हमने, रवि वॉज द सन ऑफ अ कारपेंटर, ही वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, दैट डे ही लॉस्ट हिज स्कूल फी 500 रुपीज़ इन द बस, ही वॉज सिटिंग साइलेंटली इन द क्लास देन। यहाँ तक, देन तक क्वेश्चन लिखा हम लोगों ने, यानी क्वेश्चन का पार्ट है ये। आगे देखते हैं हम लोग। द मॉनिटर आस्क्ड हिम व्हाट द मैटर वॉज, तब मॉनिटर ने उससे पूछा, अरे भैया रवि क्या बात है, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? रवि told what had happened, तो रवि ने उसे कहानी सुनाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैंने अपने पैसे खो दिया। The monitor thought for a while and suggested a plan, तो मॉनिटर ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने एक प्लान बताया। He asked every student to give some amount from their pocket money to Ravi, उसने कहा कि हर बच्चा कल क्या करेगा, स्कूल आते समय कुछ पॉकेट मनी में से अपने पैसे लाएगा और रवि को देगा। The next day, अगले दिन, the problem of Ravi's fee was solved, रवि की फ़ी का जो प्रॉब्लम था वो हल हो गया, सॉल्व हो गया। So much amount was collected that Ravi's fee was paid and he could get some new notebooks as well, इतने सारे पैसे उसके दोस्तों ने इकट्ठे कर लिए थे कि उसकी फ़ीस भी पे हो गई और कुछ पैसे बच भी गए, जिससे
क्लास के बच्चों ने रवि को नोटबुक्स खरीद कर दिए। इट ऑल कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स। और ये सब किसकी वजह से हुआ? दोस्तों की वजह से। ट्रू, फ्रेंड्स इन नीड आर फ्रेंड्स इंडीड। ये सही है, जो दोस्त आपके मुश्किल समय में काम आए वही दोस्त आपके सच्चे दोस्त होते हैं। इस तरह से आप लोग कहानी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 6 स्किल डेवलपमेंट, 5 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेशन। यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें ट्रांसलेट करना है। जैसे ए है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नीचे कुछ वर्ड्स हैं, उन्हें ट्रांसलेट करना है एनी 4। 6 में से 4 करने हैं, हम ऊपर के 4 करते हैं। ओके, 2 मार्क्स के लिए है। ये देखिए, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं हम लोग। पाथ, इसका उर्दू में ट्रांसलेशन होगा रास्ता। हिंदी में भी आप रास्ता या राह लिख सकते हैं। थिंग, इसका मीनिंग होगा चीज़। हिंदी में भी आप लोग चीज़ लिख सकते हैं। 3 है स्पीच, बात, इसका हिंदी में बात लिख सकते हैं। और 4 है अटर, अटर यानी कहना, हिंदी में कहना लिख सकते हैं आप लोग। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। बी है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी 2। कोई 2 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। 1 है स्टडी हार्ड डेली और 2 है इट रेन्ड येस्टरडे। ये 2 को ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। आपका आंसर होगा 1 का होगा रोज़ाना खूब पढ़ाई करो, और हिंदी में आप लिखेंगे रोज़ खूब पढ़ो, यानी जो भी मीडियम में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसमें लिख देना। नंबर 2 है कल बारिश हुई थी, और हिंदी लिखेंगे आप लोग कल बारिश हुई थी। ठीक है। लास्ट का जो पार्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स और इडियम्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कुछ कहावतें, कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, कोई एक ट्रांसलेट करना है। हम लोग पहले वाला ही ट्रांसलेट कर देते हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप। इसका आंसर होगा जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। सो दैट्स इट दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे थे गेस पेपर। किस क्लास का? 10th क्लास का। कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश। किस बोर्ड के लिए? महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। कोई भी मीडियम हो उसके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। मैंने कहा था कि मैं एंड में कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लोगों का आंसर पेपर लिखना पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपने क्या करना, क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना कि सारे क्वेश्चंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद आपने आंसर पेपर चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पेपर देखकर स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि भाई सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन आंसर पेपर में कहीं तो भी कोई तो भी चीज़ छूट जाती है। तो क्वेश्चन पेपर चेक करने के बाद आप लोगों ने एक बार आंसर पेपर बिल्कुल चेक करना है, पक्के से चेक करना है। सप्लीमेंट्स अगर आप लोग लें, एंड आई होप कि आप लोग सप्लीमेंट लेंगे, तो सप्लीमेंट को क्या करना है, मेन आंसर शीट के साथ अच्छे से टाई अप करना है। एग्जाम हॉल में जो भी आप लोगों को डोरी या फिर जो भी स्टेपलर वगैरह दिया जाए, तो अच्छे से उसे टाई अप करना है कि अगर आपकी आंसर शीट 1, 2, 3, 4, 50 हाथ में से भी अगर पास होती है, गुजरती है, तब भी आपकी आंसर शीट और आपका जो सप्लीमेंट रहेगा वो सेपरेट ना हो। ओके, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पर एक बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।